जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपने अनिल चौहान साहब, वो अपनी आर्मी के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। उन्होंने भी कुछ दिनों पहले एक ब्लूमबर्ग नाम की रिसर्च टीम है, रिसर्च कंपनी है, जो कि अक्सर फाइनेंस के मामले में ही रिसर्च करके और अपनी रिपोर्टें छापती है। और वो रिपोर्टें कितनी विश्वसनीय होती हैं वो तो बाद में पता चलता है। बम फूटने के बाद, पटाखा फूटने के बाद, गुब्बारा फूटने के बाद पता चलता कि ये रिपोर्टें तो कोई फेक है, कोई ओरिजिनल है। अब उसी ब्लूमबर्ग को दिए गए अपने इंटरव्यू हुए, उन्होंने कुछ लाइनें बोली, लेकिन पहले आप ये इंटरव्यू देखिए और इस इंटरव्यू को प्लीज आप ध्यान से सुनिए। इसके एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिए, चाहे इंटरव्यू को आप दोबारा से रिपीट करते करते सुनिए, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने एक्चुअल में क्या कहा है। सुनिए। General, there's still one unanswered question since the incident between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a Why? jet, at least one jet why? was downed? Yeah. Why they were. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? Absolutely incorrect, and that is not information which I said is important. What is important is why they were down. That is more important for us. And what did we do after that? That's more important. आपने सीडीएस अनिल चौहान साहब का इंटरव्यू आपने सुना होगा अभी, और मुझे पूरा यकीन है कि आपने इस इंटरव्यू को बहुत ही ध्यान से सुना होगा। अगर आप फिर भी आपके ये वर्ड्स जो उन्होंने बोले हैं, हो सकता है ये मिस हो गए हों, तो इन वर्ड्स को मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, फिर आप उनको समझ लेना कि इन्होंने कहा क्या है। इन्होंने कहा है, नोट द जेट बीइंग डाउन, बट while they will being down, we are able to understand that tactical mistake which we made, remedied it, identify it, and then implement it. ऐसा उन्होंने कहा। अब और आगे सुनिए। And then implement it again after two days, and all our jets again targeting at long range which we set. ये वही वर्ड है जो इन्होंने बोले हैं, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये इन्हीं के वर्ड है। तो अब वो जो लड़की इंटरव्यू इनका ले रही है, उन्होंने क्या क्वेश्चन किया इनसे, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, और फिर इन्होंने क्या जवाब दिया उस जवाब को भी ध्यान से सुनना। वो लड़की पूछ रही है कि पाकिस्तान क्लेम्स 6 इंडियन जेट्स वर डाउन, इज इट करेक्ट। अब ये जवाब देते हैं, बिल्कुल शॉर्ट जवाब, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। अगर आपको कुछ शक है मेरे इन वर्ड्स पे, तो ये इंटरव्यू आप दोबारा से सुने और इस लाइन को नोट करें जो इन्होंने बोला है। और जो ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्टर है, इंटरव्यू जिसने किया, उस लड़की ने जो भी क्वेश्चन से किया कि पाकिस्तान क्लेम्स 6 इंडियन जेट्स वर डाउन, और उसके बदले में इन्होंने क्या जवाब दिया, और उसने पूछा कि इज इट करेक्ट, और उसके आंसर में इन्होंने कहा एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। दोस्तों, अब इसका क्या मीनिंग निकलता है? क्या ये हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो अपनी वॉर जैसी कंडीशन में इस तरीके के प्रोपेगेंडा को आगे फैलाकर पाकिस्तान का साथ देते हैं। यानी कि पाकिस्तान जो बात अपने मुंह से बोल रहा है, जो बात पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, जो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है अपने मुंह से बोल बोल के, इस टाइप के लोग
कुछ उच्च पदों पर बैठे हुए इस तरह के सीडीएस अनिल चौहान साहब जैसे लोगों के इंटरव्यू में से कुछ लाइनें निकालकर या फिर उस इंटरव्यू को तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश करेंगे कि जिससे पाकिस्तान को सपोर्ट मिले। मेरे दोस्तों, वॉर में हर देश को कोई ना कोई नुकसान उठाना पड़ता है, ये सबको पता है, किसी को ज्यादा किसी को कम, ये तय है। चाहे वो वॉर एक छोटी कंट्री और एक बड़ी कंट्री के बीच में क्यों ना हो, चाहे वो वॉर दो बड़ी कंट्रियों के बीच में क्यों ना हो, और या फिर चाहे वो वॉर एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के साथ में किसी बड़ी कंट्री की ही क्यों ना हो, तो उस बड़ी कंट्री को भी उस टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो भी उसका कॉन्फ्लिक्ट होगा उससे उस बड़ी कंट्री को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है, ये जाहिर सी बात है। अब आपको मैं 2 एग्जांपल दूंगा, रशिया यूक्रेन, हमास और इजराइल। आप सबको पता है कि भी हमास एक बिल्कुल छोटा सा 45 मेरे ख्याल से 45 किलोमीटर ही उसका रेडियस है। एक 45 किलोमीटर के रेडियस वाला क्षेत्रफल वाला एक कंट्री भी नहीं है, उसको तो कोई कंट्री अपनी तरफ से उसको मान्यता भी नहीं दे रही कि ये कोई कंट्री है, वो तो एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की एक लैंड है। अब हमास जैसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने इजराइल के ऊपर अटैक करके इजराइल को कितना भारी भरकम नुकसान पहुंचाया, और उस नुकसान के दौरान, उस वॉर जैसी कंडीशन के दौरान इजराइल की किसी भी रिपोर्टिंग फर्म ने या फिर किसी भी रिपोर्टर ने, किसी भी पत्रकार ने या फिर किसी भी टीवी चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, किसी ने भी इजराइल की गवर्नमेंट के ऊपर बिल्कुल भी उंगली नहीं उठाई कि भी आप इजराइल को कंट्रोल नहीं कर पाए, या फिर आपको पता क्यों नहीं चला कि इजराइल ऐसे ऐसे अटैक करने वाला है, या फिर अटैक करके जा चुका है तो इतना भारी भरकम नुकसान इजराइल को कैसे सहन करना पड़ा। और जबकि इजराइल के तो 200 लोगों को बंधक बनाकर हमास अपने साथ ले गया, जो कि अभी तक आधे से ज्यादा तो उसके कब्जे में है, हमास के आधे ही छोड़ा पाया इजराइल। लेकिन इजराइल की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी भी मीडिया ने अपनी गवर्नमेंट की यूं वर्ल्ड में थू थू या क्रिक नहीं होने दी, या फिर हमास का सपोर्ट नहीं होने दिया। दोस्तों, ऐसे परजीवी भारत में ही पाए जाते हैं जो पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं और ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं कि जिससे वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर सकें। अब मैं आपको बताऊंगा, अभी की न्यूज़ है, पता नहीं वो कितनी सच है या कितनी झूठ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चल रही है उसमें रशिया ने बहुत भारी भरकम नुकसान उठाया है। यूक्रेन ने भी, यूक्रेन और रशिया की वॉर में यूक्रेन ने भी बहुत भारी नुकसान उठाया है और इजराइल ने भी बहुत भारी नुकसान उठाया है। अभी हाल की रिपोर्ट है कि यूक्रेन ने रशिया के एक एयरबेस के ऊपर हमला करके रशिया के 40 फाइटर जेट मार गिराए, खड़े खड़े तबाह कर दिया 40 फाइटर जेट। उसकी वीडियोस, इमेजेस भी आ रही हैं। अब वो कितनी सच है कितनी झूठ है पता नहीं, लेकिन जो यूक्रेन की एसबीयू नाम की एक घरेलू सुरक्षा एजेंसी है यूक्रेन की, उसकी तरफ से राइटर्स, मीडिया एजेंसी है राइटर्स, उसको बयान दिया गया है और ये राइटर्स की तरफ से खबर है कि यूक्रेन ने ड्रोन हमला करके रशिया के एयरबेस के ऊपर ड्रोन हमला करके 40 फाइटर जेट उड़ा दिए, और जबकि वो जो 40 फाइटर जेट थे कोई नॉर्मल फाइटर जेट नहीं थे। TU-95, TU-22 इस नाम के फाइटर जेट थे जो कि लंबी दूरी की मिसाइल को लॉन्च करने में सहायक थे, हैवी बॉम्बर्स थे। अब दोस्तों, क्या रशिया की मीडिया इस बात को उछालेगी कि देखो यूक्रेन ने हमारे इतने फाइटर जेट्स मार गिराए? ये नेचुरली होता है जब दो देशों के बीच में, चाहे वो एक छोटा देश हो चाहे वो दूसरा बड़ा देश हो, जब दो देशों के बीच में
अगर लड़ाई होगी, अगर वॉर होगी, चाहे दोनों की जो सैनिक ताकत है उनके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस ही क्यों ना हो, तो बड़े देश को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन ये जिम्मेदारी उस बड़े देश की मीडिया की होती है कि पब्लिक में किसी भी तरह की ऐसी बयानबाजी ना करे जिससे पैनिक जैसी स्थिति हो जाए, जिससे लोग डरें। लेकिन भारत की जो कुछ चुनिंदा मीडिया है, जो लोगों को डराने का काम करती है, जो पाकिस्तान को सपोर्ट देने का काम करती है, और जबकि पाकिस्तान का तो बहुत बुरा हाल है। पाकिस्तान ने भारत के साथ कितनी भी लड़ाइयाँ क्यों ना लड़ी हो, पाकिस्तान हमेशा हारता आया है। 1971 की जंग में जो पूर्वी पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बना दिया गया था, उस समय की तत्कालीन जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट, उसके पास वो ताकत थी कि जो अपना 22 किलोमीटर का चिकन नेक का गलियारा है उसको वो चौड़ा कर सके। 22 किलोमीटर की बजाय वो उसको 200 किलोमीटर तक चौड़ा कर दे। 200 किलोमीटर भी छोड़ो, वो 100 किलोमीटर तक चौड़ा कर दे। लेकिन पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बना दिया गया। पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों की पतलून उतारकर टांग दी गई, उनसे साइन करवाया, माफी मंगवाई, उनको बेइज्जत किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी इंदिरा गांधी जी अपने उस चिकन नेक के 22 किलोमीटर के गलियारे को चौड़ा नहीं कर पाई। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जब हमने पूर्वी पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बना ही दिया तो हमारे अंडर कंट्रोल की चीज थी, उसको 22 किलोमीटर को हम चौड़ा कर सकते थे। मेरे दोस्तों, बेशक हमने पूर्वी पाकिस्तान को तोड़कर एक अलग देश बांग्लादेश ही क्यों ना बना दिया गया हो, लेकिन फिर भी बीच में कुछ ऐसी अड़चने, ऐसे प्रेशर्स अमेरिका की तरफ से या फिर और अदर बड़ी कंट्रियों की तरफ से, यूरोप की तरफ से ऐसे प्रेशर्स होते हैं कि उन प्रेशर्स के अंडर आकर कि हम उस चिकन नेक गलियारे को चौड़ा नहीं कर पाए। नहीं तो बहुत इजी था उसको चौड़ा करना। दोस्तों, अभी मैं उस रशिया की बात पे ही आ जाता हूँ। यूक्रेन ने रशिया की जो एयरबेस है, जिसका उस एरिया का नाम बता रहा हूँ, ओलेन्या एयरबेस, उस एयरबेस का नाम है ओलेन्या। मरमस्क उस एरिया का नाम है, मरमस्क एरिया में ओलेन्या एयरबेस। उस एयरबेस में धुआं उड़ रहा है, उस एयरबेस में आग लगी हुई है, इस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है। इस तरह की तस्वीरें और वीडियोस एक्स जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर प्रचारित की जा रही है यूक्रेन की तरफ से। जबकि जो ये ओलेना एयरबेस है, ये रशिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरबेस है, क्योंकि वहां पर जो भी एयरक्राफ्ट रखे हुए हैं वो परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। तो समझो, जहां पर परमाणु हथियारों को ले जाने में जो एयरक्राफ्ट सक्षम है, तो एयरबेस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा सामरिक दृष्टि से रशिया के लिए और यूक्रेन के लिए भी। दोस्तों, इस हमले का रशिया की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ना ही रशिया ने इस हमले को रिजेक्ट किया है, ना ही रशिया ने इस हमले को एक्सेप्ट किया है। कौन सा हमला? जो मैंने आपको बताया, ओलेन्या एयरबेस के ऊपर जो यूक्रेन ने रशिया के 40 फाइटर जेट खड़े खड़े ही तबाह कर दिए और ड्रोन से बकायदा ट्रक में छिपा कर लाए गए, और जिस ट्रक में छिपा कर लाए गए उस ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया, और उस ट्रक ड्राइवर को तो ये भी नहीं पता कि इस ट्रक में माल क्या क्या है। तो क्या दोस्तों, रशिया जैसी कंट्री जिसमें यूक्रेन ने अपने ड्रोन हवाई मार्ग से नहीं भेजे, उड़ाकर नहीं भेजे, जबकि ट्रक में लोड करके भेजे हैं, आप सोच सकते हो। अब मैं देखो दोस्तों, इस चीज का कंपेयर नहीं कर रहा हूँ जैसे हमास और इजराइल, यूक्रेन और रशिया, भारत और पाकिस्तान। मैं इन तीनों का सिर्फ एक सिचुएशन बता रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशन में जो हमारी मीडिया है उसको किस तरह जिम्मेदारी से काम लेकर इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए कि जिससे लोगों में पैनिक की कंडीशन, उनके
रिपोर्टिंग की वजह से लोगों में पैनिक की कंडीशन ना हो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि भी गवर्नमेंट से किसी भी तरह कोई सवाल ना पूछा जाए, सवाल पूछा जाए, क्वेश्चन किए जाए। लोकतंत्र की यही तो एक आजादी या फिर लोकतंत्र की गरिमा यही तो होती है कि गवर्नमेंट से हर कोई सवाल पूछ सकता है। लेकिन ये जिम्मेदारी मीडिया की भी बनती है कि मीडिया पब्लिक में पैनिक फैलाने वाले किसी भी तरह की कोई भी रिपोर्टिंग ना करे। क्या इजराइल में लोकतंत्र नहीं है? आप रशिया को मान लो कि रशिया में लोकतंत्र नहीं है, लेकिन इजराइल में तो लोकतंत्र है। तो इजराइल की जो मीडिया है वो इतनी मैच्योर हो चुकी है, उनको ये पता है कि सरकार से कब और किस स्थिति में किस टाइप के सवाल किए जाए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ तो भरमार है भारत में मूर्खों की, मैच्योर। मतलब भारत की मीडिया भी एक 9-10 साल के बच्चे की तरह बिहेव कर रही है, जिसको सिर्फ चिल्लाना आता है, झूठी खबरें फैलाना आता है, शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना आता है। जबकि इसका भारतीय जनता के ऊपर क्या असर पड़ेगा या फिर वर्ल्ड लेवल पर भारत की रेपुटेशन के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, इसकी उन्हें कोई चिंता नहीं है। अब पता नहीं उनके जहन में, उस टाइप के लोगों के जहन में इस तरह की बातें क्यों घूमती हैं कि जिन्होंने अपने सेना के जो CDS अनिल चौहान साहब हैं, उनके बयान को तोड़ के मरोड़ के इस तरीके से पेश किया कि जैसे वो ये कह रहे हो कि पाकिस्तान ने तो हमारे 6 राफेल फाइटर जेट मार गिराए। दोस्तों, इस टाइप के रिपोर्टर्स के बारे में आपके मन में क्या विचार है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको मेरी ये बातें, मेरी ये इन्फॉर्मेशन, दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको कुछ आपके ज्ञान में इजाफा हुआ हो और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, भारत माता की जय।